हेलो दोस्तों, आज मैं आपको जीवन साथी कहानी का भाग 2 सुनाने जा रही हूँ। तो आइए दोस्तों, कहानी की शुरुआत करते हैं। पर कहानी सुनने के पहले कृपया वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब तक आपने पढ़ा, अगर यही औकात थी तो एक डॉक्टर लड़के को फांसने के लिए अपनी लड़की को क्यों उकसाया? योगेश के पिता ने व्यंग्यपूर्वक कहा। चुप रहिए मिश्रा जी, बकवास की भी हद होती है, मेरे पापा ने कहा। उनका चेहरा क्रोध से तमतमा गया था। अच्छा, तो मैं बकवास कर रहा हूँ? अपने दरवाजे बुलाकर मेरी बेइज्जती कर रहे हो? ठीक है योगेश बेटा, उठो, अभी चलो, अब यह शादी नहीं होगी, कहकर योगेश के पिता उसे उठाने लगे। अब आगे, मेरे भविष्य का ख्याल करके मेरे पापा अब एकदम नरम पड़ गए और लगभग गिड़गिड़ाते हुए बोले, ऐसा मत कीजिए मिश्रा जी, मेरी बेटी की जिंदगी का ख्याल कीजिए, अपने बच्चे की खुशी का ख्याल कीजिए। फिर वे एकाएक योगेश की तरफ मुखातिब होते हुए बोले, बेटा योगेश, तुम ही समझाओ ना अपने पिताजी को। लेकिन योगेश कुछ ना बोला। पूरी घटना के दौरान वह एक मूक दर्शक बना रहा। मेरी हालत अत्यंत दयनीय हो गई थी। मुझे गलानी हो रही थी कि मेरे कारण मेरे पापा का अपमान हो रहा था। अब मुझसे चुप ना रहा गया। मैंने लोक लाज को एक किनारे करके योगेश को भरे मंडप में पकड़कर झिंझोड़ा। क्यों, अब बोलते क्यों नहीं? हमें जलील कराने के लिए बारात लेकर आए थे। लेकिन वह कुछ नहीं बोला और अपने को छुड़ाकर जाने के लिए मुड़ा ही था कि किसी की बुलंद आवाज मंडप में गूंजी। एक कायर आदमी दूसरे की इज्जत क्या समझेगा? आप लोग व्यर्थ उसके सामने गिड़गिड़ा रहे हैं। सबका ध्यान उसकी तरफ चला गया और मेरा भी। एक सांवला सुगठित युवक सामने खड़ा था। क्रोध से उसका चेहरा लाल हो रहा था। वह धीरे धीरे आगे बढ़ा और मेरे पापा के पास आकर अत्यंत विनम्र स्वर में कहा, आप परेशान ना हो, आपकी बेटी के लिए योगेश से भी योग्य लड़के मिल जाएंगे। मेरे पापा ने उस युवक की ओर आश्चर्य से देखा और कहा, वो तो है बेटा, लेकिन इस समय तो मेरी बेइज्जती हो रही है। नहीं, आप ऐसा ना सोचें, यह आपकी बेइज्जती नहीं हो रही है, यह उस नौजवान की बेइज्जती हो रही है जो डॉक्टरी की उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद भी गधे की तरह अपने पिता के घृणित आदेश के खूंटे से बंधा है। वैसे यदि आप बुरा ना माने तो मैं एक बात कहूँ? उस युवक ने साफ और सधे स्वर में कहा, नहीं बेटा, बुरा क्यों मानूंगा, बोलो। पापा ने कहा, मैं सरकारी स्कूल का अध्यापक हूँ। यदि आप और आपकी लड़की मुझे पसंद करें तो मैं इस रिश्ते को अपनाकर अपना सौभाग्य मानूंगा, युवक ने कहा। मेरे पापा का चेहरा प्रसन्नता से खिल उठा, लेकिन दूसरे ही पल उन्होंने मेरी ओर मायूस नजरों से देखा। मैंने अपने को संभाला और पापा की ओर देखकर मुस्कुरा दी। बस फिर क्या था, मेरी और उस युवक की शादी उसी मंडप में उसी समय हो गई। वह युवक कोई और नहीं बल्कि मेरा विक्रम ही था। मंडप में मैंने सोचा था कि यह लड़का बड़ा गंभीर स्वभाव का होगा, लेकिन शादी के बाद कई सालों से मैंने जाना कि विक्रम का व्यक्तित्व निर्णय लेने के मामले में जहां एक तरफ चट्टान की तरह दृढ़ एवं गंभीर है, तो वहीं दूसरी तरफ
प्यार के मामले में जनाब किसी शायर से कम नहीं। मुझे अपने भाग्य पर कभी कभी विश्वास नहीं होता। तभी दरवाजे की घंटी बजने से वीना का ध्यान भंग हुआ। उसने देखा 6:30 बज गए थे। वह अतीत के ख्यालों में ही डूबी रही। सोचा विक्रम दिए लेकर आ गया। अपनी झेप बिटाने के लिए बड़े गर्मजोशी से आइए आइए जनाब तशरीफ लाइए कहते हुए उसने दरवाजा खोला तो सामने जो व्यक्ति खड़ा था उसे देखकर हतप्रभ हो गई। उसके मुख से मुश्किल से निकला, आप अंदर आने को नहीं कहोगी? आगंतुक ने कहा, किंतु इतना कहने में ही उसका स्वर कांप गया। अब तक वीना अपने को संयत कर चुकी थी। बोली, आइए। आगंतुक अंदर आकर कमरे में पड़े सोफे पर बैठ गया। उसी कमरे में एक कुर्सी पर वीना भी बैठ गई। कमरे में पसर गए सन्नाटे को तोड़ते हुए आगंतुक ने कहा, मास्टर साहब नहीं दिखाई दे रहे? वे बाजार गए हैं, वीना ने तटसत्य भाव से जवाब दिया। फिर बात वहीं समाप्त करने के उद्देश्य से बोली, मैं आपके लिए चाय लाती हूँ। केवल चाय पर ही टालने का इरादा है? आगंतुक ने बेतकल्लुफ के मुस्कुराते हुए कहा। वीना ने उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया और अंदर से कोल्ड ड्रिंक की एक बोतल लाकर उसके सामने टेबल पर रख दी। आगंतुक ने बोतल को हाथ में लेकर घुमाते हुए कहा, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, आपने कैसे तकलीफ की? वीना ने कहा, इस शहर के सरकारी अस्पताल में मेरा ट्रांसफ़र हो गया है। ट्रांसफ़र ऑर्डर पर इस शहर का नाम पढ़ते ही तुम्हारी याद आ गई। बड़ी मुश्किल से तुम्हारा पता तुम्हारे पिता से दूसरे तीसरे लोगों के माध्यम से ले पाया। फिर यहाँ आने से अपने आप को ना रोक सका और सोचा चलो अपनी वीनू से मिलाएं, और मैं चला आया। आगंतुक ने कहा। उसे सुनकर वीना का मुख तमतमा गया। फिर रूखे स्वर में बोली, इतने बड़े डॉक्टर होकर अभी तक आपको बात करने की भी तमीज नहीं आई। आपकी वीनू आज से 4 साल पहले ही मर गई। यहाँ कोई वीनू नहीं रहती। मैं श्री विक्रम शर्मा की पत्नी वीना शर्मा हूँ। आगंतुक का चेहरा एक पल को म्लान हो गया। फिर भी उसने व्यंग्यपूर्वक मुस्कुराते हुए कहा, वो तो बंगले पर लगी नेम प्लेट देखकर ही जान गया था, जहाँ मिस्टर और मिसेज शर्मा के नाम साथ साथ लगे हैं। पति पत्नी को समानता का यह भी एक अजीब नमूना देखने को मिला आज। जो सिंह पुरुष होते हैं वे अपनी पत्नी को इज्जत और बराबरी का दर्जा देने में कभी नहीं हिचकिचाते, किंतु जो कायर होते हैं वे एकांत में तो स्त्री के तलवे चाटते हैं, लेकिन दूसरों के सामने उसे अपमानित कर अपने पौरुष का प्रदर्शन करते हैं। और शायद आप उसी श्रेणी के हैं, वीना ने कहा और उठ खड़ी हुई। आगंतुक भी उठ खड़ा हुआ और उत्तेजित स्वर में बोला, अपने घर में मुझे गालियां दे रही हो? मेरे घर में आकर मुझे फिर अपमानित करना चाहते हो मिस्टर योगेश कुमार मिश्रा? लेकिन यहाँ आपकी दाल नहीं गलेगी। अब सीधे यहाँ से रास्ता नापिए और फिर कभी अपनी वीनू से मिलने का ख्याल भी मन में मत लाना, समझे? वीना ने क्रोध में एक एक शब्द चबाते हुए कहा। योगेश तेजी से बाहर चला गया। दरवाजा बंद करने के लिए बाहर के कमरे में आते ही वीना चौंक उठी। वहाँ विक्रम ना जाने कब से खड़ा था। विक्रम को देखते ही वीना का तमतमाया हुआ चेहरा रुआंसा हो गया और वह विक्रम के सीने में मुंह छुपाकर फफक कर रो पड़ी। रोते नहीं वीना, तुम तो एक बहादुर नारी हो।
मुझे तुम पर गर्व है। चलो देखो, शाम की बेला हो गई है, दिए नहीं जलाओगी? विक्रम ने कहा। वीना ने आंचल में आंसू पोंछते हुए विक्रम से सभी दिए लिए और उन्हें जलाकर रखने लगी। उसने विक्रम की ओर प्यार भरी नजरों से देखा और विक्रम ने उसके अश्रु मिश्रित चेहरे पर एक गहरा चुंबन जड़ दिया। उसी समय पूरा घर सुनहरे रंग के दीपों से जगमगा उठा था। दोस्तों, कहानी बहुत ही इमोशनल है। दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट कर जरूर बताएं और ऐसी अधिक कहानियों के लिए कृपया वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।